तो ये जो मार्केट में लोग कहते हैं कि बैठिए सोइए आंख बंद कीजिए मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसे फेक मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़े। लोग ऐसा क्यों कहते हैं आपको? लोग फास्ट रिजल्ट आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, और इसका कारण है क्योंकि आज ह्यूमन बीइंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार है, इम्पेशंस का शिकार है। फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल में हमें सब चीजें फास्ट चाहिए। 2 मिनट में मैगी चाहिए, हमें 20 मिनट में पिज्जा चाहिए, 10 मिनट में ब्लिंकेट चाहिए, हमें आईपीएल का 2020 का मैच देखना है, हमें सब कुछ फास्ट चाहिए। And that's why there are people in the market who are actually using your impatience. They are trying to give you a solution कि कुछ है, आंख बंद करके मैं करेंगे सब हो जाएगा। जबकि जो ये बता रहा है खुद दिन रात वेबिनार कर रहा है, खुद एक्शन ले रहा है। एक्शन का कोई एंटीडोट नहीं है, एक्शन का कोई अलग सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि ये मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन काम नहीं करते, ये करते हैं, लेकिन इनको इफेक्टिव वे से करना पड़ेगा, लेकिन इनके साथ जुड़े एक्शन भी बहुत जरूरी हैं। सिर्फ थॉट से काम नहीं चलेगा। क्लियर है जी? तो इसलिए मैंने जब पहले ही आपको कहा कि मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर शॉर्टकट ढूंढने आए हो तो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। आई डोंट वांट टू गिव एनी फेक मोटिवेशन और फेक थिंग्स टू यू, ओके? जितना ज्यादा रियलिटी पे चेक रखोगे उतना ज्यादा बढ़िया ग्रो करोगे। डन है जी? और एक और चीज आपसे कह दूं कि द मोमेंट यू विल शिफ्ट योर फ्रीक्वेंसी, यू विल शिफ्ट योर रियलिटी। जैसे जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने लगेंगे, आपकी रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी। डॉक्टर डेविड हॉकिंस हुए, और डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने देखिए एक कॉन्शियसनेस स्पेक्ट्रम दिया है जो मैं आपको समझाता हूं। ये जो भी मैंने समझाया ये सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। एवरीथिंग एनर्जी एंड दैट इज ऑल देयर इज टू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट द रियलिटी। इट कैन बी नो अदर वे। दिस इज नॉट फिलोसफी, दिस इज फिजिक्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया। अल्टीमेटली इसका समअप यह है, बाय चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी यू कैन चेंज योर रियलिटी। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल के आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। इसको जरा ऐसे समझें कि राइट नाउ आपके रूम में आप ये मानेंगे कि बहुत सारे सिग्नल्स मौजूद हैं, बहुत सारी वेव्स मौजूद हैं। आपके रूम में अभी हैं। पता कैसे चले? अगर अभी आप टीवी चालू कर दें तो सपोज एक नंबर आपने दबाया अपने रिमोट के चैनल पे, रिमोट पे एक नंबर दबाया और एक चैनल आया, सपोज दूरदर्शन चलने लगा और एक दुखभरा सीरियल चल रहा है, और वो दुखभरे सीरियल को स्क्रीन पे देख करके आप भी प्रभावित होने लगे और आपको लगा कि नहीं यार ये तो मुझे नहीं देखना, ये तो रोना आ रहा है, इमोशनल है, मैं अपना चेंज कर देती हूँ या फिर मैं चैनल चेंज कर देता हूं। तो आप क्या लेते हैं, रिमोट लेकर के एक दूसरा नंबर बताते हैं, सडनली टीवी पे दूसरा चैनल लगने लगता है, शायद एमटीवी आपने दबा दिया है, और एमटीवी पे अब बादशाह का कोई गाना चल रहा है जिसपे अच्छी सी बीट आ रही है, और आप भी अब डांस करने लगे, झूमने लगे, और अब आप खुश हैं। मजे की बात यह है कि जब आपने बादशाह के गाना चालू कर लिया, चैनल आपने शिफ्ट कर दिया, उस टाइम पे भी दूरदर्शन के दुखभरे सीरियल के सिग्नल उसी रूम में मौजूद हैं, लेकिन अब वो आपको प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो चुके हैं। सो द मोमेंट यू ट्यून टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यू विल ऑल्सो ट्यून टू डिफरेंट रियलिटी। अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज अवर करंट फ्रीक्वेंसीज? हमारी करंट फ्रीक्वेंसीज क्या है? करंटली हम किन चैनल से ट्यून्ड है? मैं आपको बताऊं, हम करंटली ट्यून्ड है कंप्लेन, excuses, criticisms, what is lacking in my life, what is not working in my life, what are the problems of my life. किसी blame, comparison, criticism, excuses, justifications, scarcity, problems, what are you lacking, what is not working in your life. We are basically tuned to these things, and that's why we are having this kind of experience in life. आपने नोटिस किया ना, कभी आपका बचपन में दांत टूटा हो, तो आपने नोटिस किया है कि जब हमारा दांत टूटता था तो बाकी सारे दांत लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी टंग बार बार खाली जगह पे जाती है।
ये कॉन्शियसनेस भी उस जीप की तरह है जो पूरी आपकी जिंदगी में इतनी सारी ब्लेसिंग होगी उन सबको छोड़ के जो खाली जगह है वहां पे फंसेगी बस। दैट्स व्हाई ये 66 डेज की जो ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज है दोस्तों, इट विल स्टार्ट शिफ्टिंग योर फ्रीक्वेंसी टू ग्रेटिट्यूड। और आपको पता कैसे चलेगा, हिंट कैसे पता चलेगा दैट इट इज वर्किंग? कुछ हिंट्स भी देता हूं आपको जो इन 66 डेज में आपको मिल सकते हैं दैट समथिंग इज चेंजिंग। नंबर वन, आपको नए लोग जीवन में आ सकते हैं। आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं या कोई नया इंसान आपके एनवायरनमेंट में आ सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है वर्क में, पर्सनल लाइफ में। यू माइट गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी। कभी इंट्यूशन के जरिए आपका सबकॉन्शियस आपको गाइड कर सकता है। यू माइट गेट सम इंट्यूशन। हो सकता है कोई डिसीजन आपने पेंडिंग रखा है उसके लिए हंचेस पैदा होने लगे। हंचेस क्या होते हैं? एक कंपल्सिवनेस आने लगती है कि नाउ इनफ इज इनफ, आई हैव टू टेक डिसीजन इन दिस डायरेक्शन, अब मुझे कुछ करना ही है इसके बारे में। एक कंपल्स अंदर से एक पुश महसूस होने लगता है किसी काम को करने के लिए। दीज आर कॉल्ड हंचेस। आपको हंच महसूस होने लगते हैं। कई बार फ्लैशेस आते हैं। फ्लैशेस, आप नहा रहे थे, वॉशरूम में थे और ड्राइव कर रहे थे, सडनली एक आइडिया दिमाग में आता है। दीज आर कॉल्ड फ्लैशेस। कई बार फ्लैशेस के जरिए आपको कुछ गाइडेंस मिलती है। तो कभी गाइडेंस फ्लैशेस के जरिए, कभी इंट्यूशन के जरिए, कभी ड्रीम के जरिए, कभी हंचेस के जरिए, कभी कोई अपॉर्चुनिटी, कभी कोई इंसान, कभी कोई राइट किताब, कभी कोई राइट इंफॉर्मेशन, कभी कभी कोई बुरी घटना भी आ सकती है। ठीक है, बट कि जैसे कि आपका अंदर से एक विजन है कि आप खुद का कुछ करें, और आप बहुत समय से सिक्योरिटी की वजह से शायद उस नौकरी में फंसे पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है कि सडनली आपकी कंपनी ले ऑफ करने लगे और ले ऑफ के टाइम पे आपको निकाल दिया। और उस टाइम पे इंसान को लगता है कि ये क्या हो गया मेरे सामने। लेकिन फिर कुछ महीने बाद वो देखता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ में लगी, और फिर जब वो कनेक्ट द डॉट करता है, स्टीव जॉब्स कहते थे ना कि कनेक्ट द डॉट हमेशा जब आप फ्यूचर से पास्ट देखते हैं तभी डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा और इसको डाइजेस्ट कीजिएगा
that many times one of the most beautiful gift in your life will come in the most ugly packaging. कई बार आपके जीवन के सबसे खूबसूरत तोहफे सबसे बुरी पैकेजिंग में आते हैं। हम कई बार सिर्फ उस पैकेजिंग को देख करके उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन अगर हम उन पैकेजिंग को खोलें तो देखेंगे कि बड़े खूबसूरत लेसन्स की फॉर्म में, इनसाइट्स की फॉर्म में वो गिफ्ट हमें मिलेंगे। क्लियर है जी? सो जस्ट बाय शिफ्टिंग द फ्रीक्वेंसी वी कैन शिफ्ट आवर रियलिटी। और ये फ्रीक्वेंसीज क्या है, इनको भी समझ लें जरा। ये रही फ्रीक्वेंसीज, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस स्पेक्ट्रम। ये है कहलाता है कॉन्शियसनेस स्पेक्ट्रम। तो देखिए हर्ट्ज में ये फ्रीक्वेंसी डॉक्टर डेविड हॉकिंस हुए जिन्होंने ये स्पेक्ट्रम दिया था। इसमें देखिए लोअर फ्रीक्वेंसीज है, हायर फ्रीक्वेंसीज दी हैं। इन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कौन है, इस कौन को समझें। ये कौन क्या कहता है कि जब आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस में हैं, और जब आप हायर फ्रीक्वेंसीज में हैं तो आप एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस में हैं। लोअर फ्रीक्वेंसीज कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस, और हायर फ्रीक्वेंसीज का मतलब है एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस। तो आपने कई बार हो सकता है इंटरनेट पे या कई जगहों पे इस डायग्राम को देखा हो, लेकिन आज इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको कि इसका मतलब क्या है। इसे कॉन्शियसनेस स्पेक्ट्रम कहते हैं, और क्यों ये वाइब्रेशन का नियम काम करता है वो भी अब आपको समझ में आएगा। कि जब आप लोअर फ्रीक्वेंसीज के अंदर हैं तो आप बेसिकली लोअर कॉन्शियसनेस स्टेट्स में हैं। आपकी कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्टेड है, लिमिटेड है। जैसे जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को हायर करते हैं आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होने लगती है। यानी कि कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगी, इसका मतलब क्या है, यानी कि योर एबिलिटी टू ऑब्जर्व, योर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, योर एबिलिटी टू सी अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड रिसोर्सेज विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल कि आप सपोज कि एक जंगल में है, बिल्कुल अंधेरे जंगल के अंदर, डार्क नाइट का टाइम है, और आपके पास सिर्फ एक लालटेन है। हम गांव में कई बार लालटेन लेकर के जाया करते थे। तो लालटेन तो आप समझते हैं कि मतलब छोटा सा एक टूल है जिसके जरिए आप थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, दिए की तरह ही समझ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफाइड वे में रहता है। तो आप लालटेन लेकर के उस जंगल में है, लगभग 1 फीट, हाँ वो लैंप जो है वो 1 फीट की दूरी पे सिर्फ रोशनी कर रहा है। अब आप इस 1-2 फीट की रोशनी को देख करके डर जाते हैं, क्योंकि इसमें सांप हैं, बिच्छू हैं, केकड़े हैं, कांटे हैं, और मौत का सामान है। आप देख लेते हैं कि इस जंगल से आज बच के ना निकल पाएंगे, आज तो मृत्यु निश्चित है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस इस लाइट की तरह है। योर कॉन्शियसनेस इज लिमिटेड, योर लाइट इज लिमिटेड। नाउ सपोज इस लालटेन की जगह आपको फ्लड लाइट दे दी जाए, और इस फ्लड लाइट के अंदर लगभग 100 मीटर की रोशनी हो गई, और अब आप देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि कुछ छोटी मोटी हट्स हैं जहां पे कुछ लोग रह रहे हैं, पानी भी बह रहा है, बटरफ्लाईज भी हैं, और कुछ फल भी लगे हैं। अब आपको अवसर नजर आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती हैं। उसी जंगल में आपदाएं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज भी हैं, उसी जंगल में कुछ सॉल्यूशन, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सो जितना आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंडेड होगी, जितनी आपकी लाइट एक्सपेंडेड होगी, उतना ज्यादा आप चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे। सो हायर फ्रीक्वेंसीज क्या करती हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंडेड कर देती हैं। दैट्स व्हाई यू कैन ऑब्जर्व बेटर, यू कैन मेक राइट चॉइसेस, you can take action, and that's why you tend to attract right circumstances in your life because you are making right choices. सेम पेज लिख दें अगर बात समझ में आ चुकी है तो, ताकि आगे बढ़ चुके हैं। और सभी लोग ये करके देखिएगा। कई बार बड़ा सिंपल सा लगता है कि यार ये तो बहुत सुना है, 5 ग्रेटिट्यूड, कई बार 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन ट्राई भी किया है, बट इस बार पूरा कमिटमेंट के साथ 66 डेज कहने पे आप ट्राई कीजिए।
नोइंग डूइंग ट्रैप से बाहर आए, क्योंकि आप सिर्फ कंज्यूम करते जाएंगे और एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपका अपना ज्ञान आपके लिए बोझा बन जाएगा और उसी बोझे के नीचे दब जाएंगे। सो मेनी टाइम्स नॉलेज क्रिएट इनर्शिया। डन। तो अब अगले टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लें, रीसेट करें अपने आप को। आइडियली 1 घंटे में करना चाहिए, बट हम फ्लो फ्लो में 1.5 घंटे तक पहुंच गए हैं। तो कंक्लूजन रितु आउटपुट का ये है कि एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस में रहें। एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को कैच कर पाएंगे, ज्यादा बेटर ऑब्जर्व कर पाएंगे। एनएलपी में एन का मतलब न्यूरोलॉजी, 80 बिलियन न्यूरॉन, 60 ट्रिलियन सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ सब पर्सनैलिटीज कंट्रोलिंग दी सेल्स, ड्रीमर, क्रिटिक एंड डूअर। हमें ड्रीमर को फीड करना है, डूअर को फीड करना है और क्रिटिक को टेम करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी लिमिटिंग, ये है जो लिमिटेशन हमारे अंदर लगाता है। एल का मतलब लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवर इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए हमें 3 लेवल पे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड 55% बॉडी, 38% टोन, 7% वोकेबलरी, शब्द जो आप यूज करते हैं। कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ एंड देन कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड कम्युनिकेशन। यू आर डूइंग इट थ्रू फ्रीक्वेंसी। ओके, सो फ्रीक्वेंसी आप कैसे कर सकते हैं? एक ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज मैंने दी कि एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट तो लेकर के आइए। देखिए जरा कि जिस तरीके से रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग गाने बजते हैं, लाइफ में भी लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे आप, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हुए देखेंगे। इसलिए आपने कई बार देखा है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, समहाउ दे टेंड टू मीट, क्योंकि लेयर्स है रियलिटी की, राइट? कि हर इंसान जिस वाइब्रेशनल स्टेट पे है, उसके सर्कमस्टेंसेस जो पैदा होते हैं वो अलग टाइप के सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं। डन। और लास्ट है पी। पी का मतलब है प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग तो बेसिक है, आप सभी जानते होंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग का मतलब वो मेंटल कोड्स। सिंपल प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर में क्या मतलब होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमेशा एक स्पेसिफिक आउटपुट दे। तो जब एक कोड हम लिखते हैं तो वो कोड का एम क्या होता है? वो कोड एक इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं कि भाई जब भी ये इनपुट आए तो ये आउटपुट देना है। तो ब्रेन के एस्पेक्ट में प्रोग्रामिंग क्या है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट से डेटा लेते हैं, ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके आउटपुट पैदा करता है। आउटपुट क्या है ब्रेन का? कोई बताएगा? व्हाट इज द आउटपुट इट इज गिविंग? दैट आपने अपने सेंसेस के जरिए इनपुट दिया, ब्रेन ने डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा है। व्हाट इज द आउटपुट? हाँ, तो आउटपुट देखें क्या क्या है? थॉट इज आउटपुट, इमोशन इज आउटपुट, फीलिंग इज आउटपुट,
एक्शन इज आउटपुट, वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार का, वर्बल बोल के लेंगे, नॉन वर्बल कुछ करेंगे आप। सो थॉट इज एन आउटपुट, emotion is output, feeling is output, action is output, behavior is output, habits are output, intuition is output, sometimes dream is output। ये कुछ आउटपुट्स हैं जो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपके लिए देता है। क्लियर है जी? तो मैं आपसे एक बात कहूं कि हम लोगों के साथ में ना एक ट्रेजेडी हो गई है। इनडिसीजन, देखिए इनडिसीजन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो कि एक प्रकार का बिहेवियर है, आउटपुट ही है, बिहेवियर में आ गया हो। तो अब देखें कि हम सबके साथ में एक ट्रेजेडी हुई है। ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता क्या है? कि भगवान ने हमें भेजे के साथ तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा भी भेजा, लेकिन कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं भेजा। आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो बुकलेट आ जाती है, कैमरा के साथ बुकलेट आ जाती है, मोबाइल लैपटॉप के साथ में बुकलेट आ जाती है, लेकिन ये जो ब्रेन सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस आप लेकर के चल रहे हैं इस प्लेनेट का, इस डिवाइस का कोई मैनुअल नहीं है। तो हमें पता ही नहीं कि हमारे थॉट्स को कैसे हैंडल करें, हमारे इमोशन को कैसे हैंडल करें, हमारी फीलिंग्स को कैसे हैंडल करें, हमारी एक्सपेक्टेशन को कैसे हैंडल करें, हमारे लाइफ में आने वाली अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड सिचुएशंस पे कैसे मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करें। हमें पता है क्या? इंसान में जीवन में पैदा होने वाली हर परेशानी का कारण क्या है? या तो उससे थॉट हैंडल नहीं हो रही, या उससे इमोशन हैंडल नहीं हो रहा, या उससे फीलिंग हैंडल नहीं हो रही, या उससे एक्सपेक्टेशन हैंडल नहीं हो रही, या फिर जब भी अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस पैदा हो रही हैं उसके पास में राइट कॉपिंग मैकेनिज्म्स नहीं है उन सिचुएशन से डील करने के लिए। यस और नो? आप देखें कि इंसानी दिमाग सबसे बेस्ट तब काम करता है जब वो बिल्कुल स्टिल हो जाए। योर माइंड वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज स्टिल, योर बॉडी वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज मूविंग। इसलिए हमेशा 1-1.5 घंटे का जब आप काम कर लें तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जरूर कर लिया करें, थोड़ा सा मूवमेंट बॉडी में जरूर लाया करें। बिकॉज वी डोंट हैव रूट्स, वी हैव लेग्स, वी आर नॉट मेंट टू सिट एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो थोड़ा स्ट्रेचिंग और मूवमेंट बॉडी में जरूरी है। लेकिन हमने कैसी लाइफस्टाइल आज कर दी है? बिल्कुल अपोजिट। माइंड सबसे बेस्ट काम करता है जब वो स्टिल रहे, लेकिन आज लोगों का शरीर है जो कि स्टिल है, एक जगह पे पड़ा है, और जो माइंड है वो भागे जा रहा है। मतलब रात होते होते तो इतनी दौड़ में लग जाता है कि पकड़ने में नहीं आता है। तो प्रोग्रामिंग के लिए मैनुअल नहीं है, और बेसिकली एनएलपी का जो एवोल्यूशन है दोस्तों, वो बेसिकली इसी एस्पेक्ट में हुआ है। और अगर मैं आपको सिंपल भाषा में अगर कह दूं कि एनएलपी, ये जो तीनों एन एल और पी तीनों हमने सीखे हैं, एनएलपी इज बेसिकली अ सॉल्यूशन, दैट इज इट इज अ यूजर मैनुअल फॉर आवर ब्रेन। एनएलपी एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। हालांकि इंडियन ट्रेडिशन में तो वैदिक वैदिक ट्रेडिशंस में बहुत सारी जगहों पे माइंड से रिलेटेड बातें की गई हैं, लेकिन जो बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडर्न अप्रोच है वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इट्स अ साइंस ऑफ हाउ पीपल थिंक, लर्न, मोटिवेट एंड चेंज देमसेल्व्स। साइंस ऑफ अचीविंग सक्सेस एंड पीक परफॉर्मेंस, अपने पोटेंशियल को हाई परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना, अपने अंदर वेलनेस के पैटर्न लाना। इट्स अ साइंस टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जीरो टू हीरो, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हल्की सी हिस्ट्री बता दूं आपको, ये 1970 में पहली बार ये टर्म कॉइन की गई थी। मेरा तो ये मानना है कि एनएलपी तो हमेशा से ही है, जब से माइंड है तब से एनएलपी चली रही है। मगर इसको सिस्टमेटिकली वेस्टर्न वर्ल्ड में रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्राइंडर ने पहली बार नाम दिया। ये उस जमाने में मिल्टन एरिक्सन, वर्जीनिया सटायर एंड फ्रिट्ज पर्ल्स को स्टडी किया करते थे। बैंडलर साहब साइकोलॉजी में थे, जॉन ग्राइंडर लिंग्विस्टिक्स में थे। तो इन्होंने इन तीन थेरेपिस्ट को स्टडी किया, क्योंकि ये बड़ा ब्रेक थ्रू दे रहे थे लोगों को।
बहुत सारा ब्रेक थ्रू, किसी की मैरिज सेव करना, किसी को हीलिंग देना, किसी के बिजनेस में, किसी को हाई परफॉर्मेंस, किसी को किसी ट्रोमा फोबिया, किसी एंजाइटी से बाहर लाना, ये सब वो कर रहे थे। तो इनकी मॉडलिटीज वो क्या यूज कर रहे थे, उनको एक स्ट्रक्चर में डाला, उन टेक्निक्स को एक स्ट्रक्चर में डाला, इन पे कुछ रिसर्चेस किए और एक नया टर्म कोइन कर दिया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एनएलपी का एक टॉपिक किया था, ड्रीमर क्रिटिक रियलिस्ट। आपको पता है जब महाभारत में युद्ध के दौरान क्या हुआ, अर्जुन का क्रिटिक एक्टिवेट हो गया। तो श्री कृष्ण जो उसको उपदेश दे रहे हैं उसमें एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि क्रिटिक एक्टिवेट हुआ अर्जुन का, और जब क्रिटिक एक्टिवेट होता है तो आप अंदर के रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर सकते अपने। तो अब उसमें धनुष चलाने की स्किल है, टैलेंट है, वो जीत सकता है युद्ध, लेकिन वो अपने पोटेंशियल को अभी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा? इसलिए क्योंकि अंदर से क्रिटिक एक्टिवेट हो चुका है। नाउ ऑल श्री कृष्ण इज ट्राइंग टू डू इज रिजॉल्व द क्रिटिक। वो सिर्फ एक ही प्रयास कर रहे हैं कि इसके क्रिटिक को कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसकी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ठीक किया जाए, इसके द्वंद को कैसे खत्म किया जाए। यस और नो? That's why we need mentors in our life. Why people keep coaches? लोग विराट कोहली हो, चाहे सचिन हो, चाहे इलोन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, इन सब ने अपने लिए कोचेस क्यों रखे हैं? किसी ने लाइफ कोचेस रखे हैं, किसी ने माइंड साइको कोचेस रखे हैं। Why they keep coaches? Because critique हम सब में बार बार आता रहता है, and that's why we need a mentor who can give us a third person perspective और उस क्रिटिसिज्म से हमें बाहर निकाल सके। क्लियर है जी? लेकिन अब क्योंकि टेक्निकल टर्म 70 में दी गई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 में पहली बार टेक्निकल टर्म दी गई, और यही कारण था कि पहले ज्यादातर आम इंसान एनएलपी से नहीं जुड़ते थे। थेरेपिस्ट, कोचेज और जो एग्जीक्यूटिव सीईओज हो गए, एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, यही सब लोग एनएलपी से ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। तो आज भी अगर एनएलपी किताबें आप देखेंगे तो अप्रोच वैसी ही है, बड़ी टेक्निकल अप्रोच है, तो आम इंसान के लिए कई बार समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब मैंने पहली बार इसको समझना चालू किया तो मुझे इसमें गोल्ड माइन जैसी चीज लगी कि ये तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन इस भाषा में नहीं पहुंचा सकते, इसको आम इंसान से जोड़ने वाली भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब लोग इससे जुड़ेंगे। अदरवाइज टेक्निकल लिया तो कुछ एक लोग ही इससे जुड़ पाएंगे। सो दिस इज हाउ आई गॉट ऑन माई मिशन, इट हेल्प मी एंड देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू टेक इट टू पीपल। ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री। एंड आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो एनएलपी से जुड़ रहे हैं। आज इसकी डिमांड बढ़ रही है, आज बहुत लोग हैं। आप देखिए, आप 1000 लोग तो यहाँ बैठे हैं सैटरडे नाइट को, वीकेंड के टाइम पे आईपीएल चल रहा है, लेकिन यहाँ बैठ करके एनएलपी सीख रहे हैं। बोलिए। तो आज देखें, डिमांड ग्लोबली बढ़ी है। थॉट लीडर्स, स्पीकर, कोचेस, साइकोलॉजिस्ट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक कोई भी इंसान जो सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में है वो कभी ना कभी एनएलपी से भिड़ता ही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एनएलपी से ना भिड़े। आज की डेट में वो भिड़ेगा ही भिड़ेगा और इसको अपनाएगा ही अपनाएगा। तो आप देखें कि एनीबडी हु वांट्स टू मास्टर देयर माइंड, रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड इंस्टॉल पैटर्न ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस, दे ऑल आर लुकिंग फॉर एनएलपी नाउ। ओके, सो अब अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा, और वो है कि अकॉर्डिंग टू एनएलपी हम लोग दो दुनिया में हर समय जीते हैं। उस पे आऊं उससे पहले, टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स इफ यू आर ऑन सेम पेज विद मी। यहाँ पे देखिए, बाहर के क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, अपने इंटरनल क्रिटिक की बात कर रहे हैं। तो अभी आप बाहर के पे ना जाएं, बाहर भी होते हैं। व्हाट हैपेंड टू द ब्रेक? तो दे दिया था ना, ब्रेक चलते चलते ही ब्रेक हो जाता है। बस ये जो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया, थोड़ा पानी पी लिया, हो गया ब्रेक। और बाकी तो आजकल तो जूम होता है, जब मर्जी आए इंसान अपना कैमरा बंद करके जो ब्रेक लेना चाहे ले सकता है। तो कैमरे के पीछे क्या हो रहा है मुझे थोड़ी पता है। कई खाना खा रहे होंगे, कई ट्रेवल कर रहे होंगे, कई खाना बना रहे होंगे, कई परोस रहे होंगे, कोई आराम से अपना तकिया लगा करके
लेटे होंगे, राइट। तो आप देखें कि एनएलपी कहती है कि हम दो दुनिया में जीते हैं। वी आर लिविंग इन टू वर्ल्ड्स। और ये दो दुनिया क्या है, इनको समझ लें फटाफट से। देखिए आज फाउंडेशन है, कल थोड़ा और डिटेल टॉपिक पे जाएंगे हम लोग। फर्स्ट है, टू डिफरेंट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, कॉन्शियस का वर्ल्ड और मेटा कॉन्शियस का वर्ल्ड, कि दो दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, कॉन्शियस की दुनिया और मेटा कॉन्शियस की दुनिया। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड कॉन्शियस। तो कॉन्शियस तो क्या है, व्हेन योर सेंसेस आर एक्टिव, जब आपके सेंसेस एक्टिव है, एंड व्हेन यू आर अवेयर अबाउट योर सेंसरी इनपुट्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। तो मेटा कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग बियॉन्ड योर कॉन्शियस। आपके कॉन्शियस के बियॉन्ड जो हो रहा है, दैट इज मेटा कॉन्शियस। आप कुछ इसे सबकॉन्शियस कहते हैं, कुछ अनकॉन्शियस कहते हैं। कुछ सुपर कॉन्शियस कहते हैं। आपको जो नाम देना है आप नाम दें। आई कॉल इट मेटा, तो सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आपका एक कॉन्शियस वर्ल्ड है और एक मेटा कॉन्शियस रियलिटी है, दो रियलिटीज आपकी चल रही हैं, दो वर्ल्ड आपके चल रहे हैं। और ज्यादातर मेटा कॉन्शियस का जो आपका वर्ल्ड है, यानी आपका जो इनर वर्ल्ड है, ये मेटा कॉन्शियस का वर्ल्ड आपको, आपके डिसीजंस को, आपके बिहेवियर चॉइसेस को कंटिन्यूअसली इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है समझते हैं हम ये। अभी देखिए आप मुझे देख रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, कॉन्शियस का विजुअल बोलेंगे। यू विल से दैट दिस इज कॉन्शियस विजुअल। व्हाई? बिकॉज जिसे आप देख रहे हैं वो तो बाहर की दुनिया में है, लेकिन आप देख का रहे हैं, अपने मन में रहे हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड बट द सब्जेक्ट इज इनसाइड, राइट। तो मैं, मुझे जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, कॉन्शियस का विजुअल है, कि इंसान बाहर है और आप इसे देख का रहे हैं, अपने मन में देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आंखें खुली ही रखें, लेकिन अपने फादर का स्माइल करता हुआ चेहरा अपने मन में देखें, सी अ स्माइलिंग फेस ऑफ योर फादर।
कैन यू सी दैट? यस। इसे क्या बोलेंगे? ये क्या कॉन्शियस का विजुअल है? जी नहीं, ये है मेटा कॉन्शियस का विजुअल। क्योंकि जिसे देखा जा रहा है वो भी अंदर ही है और जो देख रहा है वो भी अंदर है। तो जब जिसे देखा जाए और जो देख रहा है दोनों ही अंदर हो तो उसे कहेंगे मेटा कॉन्शियस का विजुअल। यानी कि ऑब्जेक्ट इज इनसाइड एंड सब्जेक्ट इज आल्सो इनसाइड, यू कॉल इट मेटा कॉन्शियस का विजुअल। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड बट द सब्जेक्ट इज इनसाइड, देखने वाला अंदर है, जिसे देखा जा रहा है वो बाहर है, तो वो कॉन्शियस का विजुअल है। इसका सिग्निफिकेंस समझें। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बचपन से लेकर के अभी तक आप ये मानेंगे कि न जाने कितने सारे ऐसे विजुअल्स आपकी मेमोरी में पड़े होंगे। यस और नो? आपके चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक न जाने कितनी हार, कितनी जीत, कितनी इंसल्ट, कितनी एम्बेरसमेंट, कितने फेलियर, कितने सैड इंसिडेंट्स, कितने ग्रीफ के मोमेंट, हर्ट के, हार्ट ब्रेक के, न जाने क्या क्या अंदर पड़ा हुआ है। राइट? और ये विजुअल्स आज भी हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। आपके चाइल्डहुड के या कई सालों पुराने पड़े विजुअल आज भी हो सकता है कंट्रोल कर रहे हो सबकॉन्शियसली कि आप किस तरीके से रिलेशनशिप में आते हैं, आप किस तरीके से लोगों के साथ ट्रस्ट डेवलप करते हैं। योर ट्रस्ट पैटर्न्स, योर लव पैटर्न, योर रिलेशनशिप फॉर्मिंग पैटर्न, हाउ यू गेट आउट ऑफ रिलेशनशिप, हाउ यू डू बिजनेस, हाउ यू सेल, हाउ यू मेक परचेजिंग डिसीजंस, हाउ यू इन्वेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड बिहेवियर पैटर्न डीप डाउन मेटा कॉन्शियस में पड़े वो इंप्रेशंस आज भी आपके लिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। कुछ विजुअल्स इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं कि आज भी आपको क्लियरली नजर आते होंगे। स्पेशली कोई ट्रोमेटिक इवेंट रहा है, कोई फोबिया रहा है, कोई कोई इंसल्ट, कोई अब्यूज, कोई बुली रहा है, कोई बड़ा हार्ट ब्रेक रहा है, कोई बड़ा धोखा रहा है, कोई बड़ा ग्रीफ या किसी लव्ड वन का लॉस रहा है, तो कुछ इमेजेस इतनी ज्यादा डीपली एनग्रेव्ड रहती हैं कि आज भी आपको बहुत क्लियरली दिख सकती हैं कि वो प्रभावित कर रही हैं। लेकिन कई ऐसी होती हैं जो बहुत गहरे में हम सप्रेस कर देते हैं। क्लियर है जी? तो आपका मेटा कॉन्शियस आज भी आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है कि आप कैसे रिश्ते बना रहे हैं, कैसे ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, आप किस तरीके से रिस्क लेते हैं, आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं। तो आपके इनर वर्ल्ड में एक तो है विजुअल। अब दूसरी चीज देखें आपके इनर वर्ल्ड में, सेकंड चीज है ऑडियो, आवाजें। अभी जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? कॉन्शियस की आवाज कहेंगे, क्योंकि बोलना वाला बाहर है, जहां से आवाज का सोर्स बाहर है और आप उसे सुन अंदर कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉन्शियस का ऑडियो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे हंसता है, आपके बेस्ट फ्रेंड का लाफ्टर इमेजिन करें कि वो कैसे हंसता है। कैन यू इमेजिन दैट? शायद उस सुन के शायद अभी हंसी आ जाए आपको, या उसका चेहरा भी साथ में आ जाए। यस। अगर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है आपका तो अपना पसंदीदा गाना, अपने फेवरेट सॉन्ग की धुन इमेजिन करके देखें जरा। कि आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो बज रहा है, उसकी ट्यून बज रही है दिमाग में। ये अगर कॉलेज के दिनों का गाना है तो शायद हो सकता है कि किसके साथ गाया करते थे वो भी याद आ जाए साथ में। बट इसका एप्लीकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है।
ये आवाजें तो हमने अच्छी आवाजें निकाली हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बचपन से लेकर अभी तक सोचे न जाने कितनी आवाजें आपके मेटा कॉन्शियस के स्टोर में आपने रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, और वो आवाजें आज भी आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आपके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करती हैं। यस और नो? आई एम नॉट इनफ। बचपन में बार बार पिताजी कहते थे, तू किसी लायक नहीं है। या फिर किसी टीचर ने कह दिया कि यू आर गुड फॉर नथिंग, और वो आवाज आज भी अंदर बैठी है, और आवाज ने क्या शेप लिया है, आई डोंट डिजर्व इट, आई एम नॉट इनफ। अब ये इंसान अपनी सेल्फ एस्टीम के सोर्स के लिए हर समय अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर करके अपनी सेल्फ एस्टीम को निकालने का प्रयास कर रहा है। कितने लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? ये थोड़ी डीपर बातें हैं। आई होप यू आर एबल टू रेजोनेट विद दिस। यस। मुझे अभी भी याद है, मैं मुंबई के अंदर एक फिजिकल वर्कशॉप ले रहा था, उस टाइम कोरोना नहीं था तो हम फिजिकल चलते थे। तो मुंबई में मेरे एक शख्स आए, और वो शख्स ताज अटैक के सर्वाइवर थे। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको अगर सडन साउंड आ जाए ना, कुछ भी, तो सडन साउंड आती है उनकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल करने लगती थी, और एंग्शियस हो जाते थे और एंजाइटी में चले जाते थे। 5 साल हो चुके थे जब वो मेरी वर्कशॉप में आए थे, उस टाइम पे 5 years ही वॉज गोइंग थ्रू दैट। तो कई बार प्रोकेस्टिनेशन क्या है? एक आवाज ही तो है हमारे अंदर, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, अभी ये कर लेता हूँ, ये बाद में कर लूंगा। व्हाट इज प्रोकेस्टिनेशन? इज जस्ट अ वॉइस इन योर हेड, राइट? यस, कई बार बहुत टफ होती हैं ये आवाजें। अगर कोई इंटेंस नेगेटिव एक्सपीरियंस हो तो इन आवाजों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनएलपी में डी एंकरिंग के टेक्निक्स होते हैं, अब जैसे आगे बढ़ेंगे। एनएलपी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, देखिए, ठीक है, 2 दिन में इसकी एक फाउंडेशन, एक ग्लिम्स आपको मिल सकता है। इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, इट टेक्स टाइम, बट यस, डी एंकर, इन आवाजों से डी एंकर कर सकते हैं आप। तो ये आवाजें हमारे डिसीजन को कंट्रोल करती हैं। स्टॉक मार्केट में मिला एक फेलियर एक आवाज क्रिएट कर देता है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज टू रिस्की। बच्चे के मैथ्स में आए हुए कुछ 2-3 बार खराब नंबर उसके अंदर एक आवाज क्रिएट कर देते हैं, मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। कई लोगों को पैसे को लेकर के ये होते हैं, ठीक है। तीसरी चीजें आपके इनर वर्ल्ड में क्या है? एक विजुअल देख लिया आपने, आवाजें देख ली, अब तीसरी चीज देखें जो आपके इनर वर्ल्ड में, तीसरी चीज है फीलिंग्स। आपके इनर वर्ल्ड में थर्ड चीज क्या है? फीलिंग्स है। तीसरी चीज देखें क्या है? फीलिंग्स। फीलिंग्स भी दोनों की है, कॉन्शियस की और मेटा कॉन्शियस की। अभी आपके रूम में टेम्परेचर कैसा है, जरा ऑब्जर्व करें। हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, कंफर्टेबल है? जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व। आप जिस चेयर पे बैठे हैं उस चेयर पे कितना आपने प्रेशर दिया है, उसको ऑब्जर्व करें।
इसे क्या कहेंगे? कॉन्शियस की फीलिंग्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मम्मी जब आपको गले लगाती है या फिर आप जब अपने बच्चे को गोदी में उठाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है? या फिर आपने कोई, हो सकता है और किसी स्टेज पे कोई अवार्ड मिला हो आपको, कोई आपका ऐसा इंसिडेंस है कि जहाँ पे आपको सम्मानित किया गया था, या उस मेमोरी में आप जाते हैं तो हाउ हाउ डज इट फील? ट्राई टू ट्रिगर दैट मेमोरी एंड सी हाउ इट फील्स। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग कॉन्शियस की नहीं है। ये फीलिंग, ये एक्सपीरियंस पहले से आपके सबकॉन्शियस में, मेटा कॉन्शियस में पड़ा था। आपने बस ट्रिगर किया और वो फीलिंग अब प्रेजेंट में महसूस होने लगी, तो इसे कहेंगे मेटा कॉन्शियस की फीलिंग। देखिए, जो अगर समझ गया है तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट है। जिस तरीके से हम अपने पास्ट में पड़े हुए नेगेटिव फीलिंग्स को ट्रिगर करके प्रेजेंट मोमेंट में उदास हो जाते हैं, कोई पास्ट का कोई ब्रेकअप, पास्ट का कोई लॉस, पास्ट का कोई फेलियर, पास्ट का कोई ग्रीफ, पास्ट का कोई रिग्रेट, वो याद कर करके हम आज अपने आप को नर्वस कर लेते हैं, सैड फील कराते हैं, डिप्रेस, एंजाइटी फील करा सकते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने पास्ट के नेगेटिव इवेंट्स को ट्रिगर करके प्रेजेंट में बुरा फील कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आप अपने पास्ट में पड़े पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ट्रिगर करके प्रेजेंट में अच्छी फीलिंग्स ला सकते हैं और प्रेजेंट में उसको एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं। यानी कि एक भी बार आपने जीवन में अगर कॉन्फिडेंस महसूस किया है तो उस कॉन्फिडेंस को आप ट्रिगर करके प्रेजेंट मोमेंट में, सेल से पहले, इंटरव्यू से पहले, एग्जाम से पहले, यू कैन ट्रिगर दैट एक्सपीरियंस, यू कैन जनरेट दोस फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू कैन यूज दैट कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म। आपने एक भी बार अगर पीस महसूस की है तो यू कैन ट्रिगर दैट इवेंट, you can recreate those feeling inside your body and you can feel the peace in the present moment. क्लियर है? तो इसलिए जब ज्ञानी लोग कहते हैं कि खुशी और दुख आपके अंदर है, तो वो यही कह रहे हैं। अगर आपने एक भी बार एक्सपीरियंस किया है तो आप उसे ट्रिगर, वो रिसोर्स आपके सबकॉन्शियस में मौजूद है, उन फीलिंग्स को हम रीजनरेट कर सकते हैं और वी कैन यूज इट एज अ रिसोर्स इन अवर प्रेजेंट मोमेंट। हम प्रेजेंट मोमेंट में एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं उसको। कई लोग सरप्राइज होते हैं कि ये कर सकते हैं। जब आप अपने पास्ट का एक दुख, बार बार दुखी हो सकते हो उसको लेकर के, तो आप किसी अच्छी फीलिंग को वापस क्यों नहीं ट्रिगर कर सकते? आपने देखे ना, लोग 5 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, आज भी देवदास बन के घूम रहा है। ठीक है, तो दिस इज ट्रू फॉर पॉजिटिव एक्सपीरियंस, दिस इज ट्रू फॉर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एज वेल। इसको एक प्रैक्टिकल करा दूं, एक्सपीरियंस दे दूं आपको। चलिए एक एक्सपीरियंस करवा देता हूं अभी। आप लोगों ने बचपन में कभी दो मैग्नेट्स को आपस में अट्रैक्ट करा के देखा है कि एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर मैग्नेट का लाएं तो क्या होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में एक पुल आता है, एक अट्रैक्शन आता है। एंड आप उसको फील किए होंगे बचपन में, या जब भी आपने किया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट दैट पुल, कि जब वो पुल आता है तो एक कैसी फीलिंग होती है? कितने लोगों ने वो कर रखा है बचपन में कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, की एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? कितनों ने एक्सपीरियंस किया है? तो यानी कि एक्सपीरियंस किया है तो वो एक्सपीरियंस मेमोरी में पड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, मैंने भी किया है, तो मैं पहले खुद पे अप्लाई करता हूँ, फिर आप मेरी गाइडेंस के अंदर इस प्रोसेस को ट्रिगर करने में थोड़ा ट्रांस में जाना पड़ता है, तब
वो एक्सपीरियंस ट्रिगर होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप ट्रांस स्टेट में जाएंगे उतना बेटर उस एक्सपीरियंस को ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांस स्टेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो पहले आप मुझे देख लें कि मैं अपने दोनों हाथ इस तरीके से पैरेलल आगे रखूंगा। ठीक है, और आई विल फोकस ऑन द आइडिया कि मेरे दोनों हाथ मैग्नेट हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल साउथ पोल attract each other, north pole south pole attract each other, north pole south pole attract each other। तो आपने देखा कि एक अट्रैक्शन मेरे दोनों हाथों के बीच में हुआ। राइट, कि हाथ मूव भी करने लगे। अब आप कहेंगे आप ही के हाथ, आप ही की फीलिंग, हमें क्या पता। बात सही भी है, आपको क्या पता। तो अब आप खुद एक्सपीरियंस करें। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े। इसका लॉजिक क्या है क्या नहीं है वो सब बता दूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ इसको एक्सपीरियंस कर ले, क्योंकि ट्रांस नहीं आएगी तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रांस लाने के लिए जस्ट अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा इस तरीके से पैरेलल कर लें, आंखें बंद कर लें और कंप्लीटली फोकस ऑन द आइडिया और मेरी आवाज पे फोकस करें। इस आइडिया पे फोकस करें कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, 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 नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यू आर फीलिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर हैंड्स। आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। आपके दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपके दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। North pole, south pole attract each other. North pole, south pole attract each other. You're feeling a force of attraction between your hands. You're feeling a force of attraction between your hands. Very good. Let me know in the chat box आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि एक फुल एक्सपीरियंस होने लगा।